भारतीय जनता पार्टी में आज होने वाले इस पत्रकार वार्ता सम्मेलन में मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से यहाँ आए हुए तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों का स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोगों ने हमारा निमंत्रण को स्वीकार किया और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ दीपो के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के पब्लिसिटी और कैंपेन के इंचार्ज भाई अरविंद राय शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय अजय बैरागी जी से गुजारिश करता हूं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है इस विषय में आपको संबोधित करें। आप सभी मीडिया बंधुओं को सादर नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय में आप सभी को बुलाया गया, इसका कुछ विशेष कारण था। अभी हमारे मीडिया कन्वेनर को प्रदेश के मोहन विनोद जी आप सबको स्वागत भी किया है। मैं भी प्रदेश की ओर से आप सबको स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सबको मालूम है पिछला 9 तारीख को हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के गवर्नर साहब DK जोशी जी ने एक ऑर्डर निकाला जो बहुत ही पुराना हम सभी का द्वीपों का एक ज्वलंत मुद्दा रहा। DRM का जो भी लेफ्ट आउट केसेस है उनको 138 करने का जो मुद्दा रहा और जो मांग रहा, लंबे समय के बाद द्वीपों के जो DRM है जो लेफ्ट आउट थे उनको 138 करने का ऑर्डर गवर्नर साहब ने 9 तारीख को निकाले। इस दिशा में कुछ बातचीत मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के द्वारा पिछले 2-3 दिन से अंडमान निकोबार में चल रहा है। विभिन्न पक्ष का विभिन्न बात चल रहा है, लेकिन इस दिशा में कुछ सच्चाई शुरुआत से अभी तक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो बेरोजगारी को देखते हुए जो इनिशिएटिव हमारे प्रशासन ने लिया, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले गवर्नर साहब को DK जोशी जी और चीफ सेक्रेटरी साहब केशव चंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, दीपो की ओर से, कि बेरोजगारी खत्म करने का दिशा में उनका ये इनिशिएटिव ये बहुत ही सराहनीय है। मित्रों, हम सभी जानते हैं, खास करके मीडिया बंधु जानते हैं, ये 138 का लड़ाई अभी का नहीं है, ये बहुत ही पुराना लड़ाई है। और आपको ज्ञात होगा कि पहला बार 1988 में ये 138 का सर्कुलर सरकार निकाली 1988 में, कि साल में 240 दिन होने से वो क्लेम बनता है, इनका प्रोसेस बनता है। और 1988 का सर्कुलर लेकिन द्वीपों में लागू हुआ 2017 में, ये भी हम लोग जानते हैं। मैं बोलना चाहता हूं
एक अच्छा काम हुआ। एक अच्छा काम में बहुत सारे राजनीतिक दल अपना अपना इनिशिएटिव वो लोग लेते हैं। जैसा भारतीय जनता पार्टी निरंतर इस दिशा में काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दल भी करते हैं, उनको भी इनिशिएटिव होता है। परंतु एक अच्छा काम का अच्छा नतीजा सामने आने का बाद में उसमें तरह तरह का डिबेट, तरह तरह का मतभेद होने का तरह बातचीत जब सामने आता है तो उस समय जाके इस चीज का क्लैरिटी बहुत जरूरी होता है। जैसा मैंने आपको बताया 1988 में इसका पहला सर्कुलर निकला। 2004 से लेके, मैं उस समय को छोड़ के थोड़ा आगे आता हूं, 2004 से लेके 2014 तक केंद्रों में यूपीए का सरकार रहा। इस समय में कोई डीआरएम का 138 हुआ क्या? नहीं, आपका माध्यम से मैं ये सवाल करना चाहता हूं। अंडमान निकोबार के खास करके दूसरे जो राजनीतिक दल है, मैं उनसे ये मेरा सवाल है। 2004 से लेके 2014 तक ये जो लंबी समय है, इस समय में कोई डीआरएम का 138 हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका कब हुआ? 1988 में जो भी सरकार रहा, जिसका भी सरकार रहा, लेकिन सर्कुलर जो निकालते हैं वो सर्कुलर हम लोग सबका लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी उसी सर्कुलर का मुताबिक जब सत्ता में 2014 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने के बाद में हमारे द्वीपों के सांसद माननीय विष्णुपद राय जी, और उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विशाल जोली जी, और तमाम हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ लोग इस दिशा में काम करना शुरू किया। और आप सभी जानते हैं 2017 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गवर्नर जगदीश मुखी साहब जी थे, और जगदीश मुखी साहब जी का भी बहुत बड़ा देन इस पर है। और पार्टी निरंतर काम किया, और पहला बार 2017 में जितने भी डीआरएम का वैकेंट पोस्ट थे, वो वैकेंट पोस्ट का एगेनिस्ट में 138 करना शुरू हुआ और अपना सरकार किया है। अभी एक जैसा पिछला 9 तारीख को जो ऑर्डर आया है, गवर्नर साहब जी ने जो ऑर्डर किया है, खास करके एक नया बात सुनाई दे रहा है। ये ऑर्डर जो है कोर्ट से हुआ है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी काम करे, विपक्ष को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नाम मत ले, लेकिन सरकार का नाम ले, कम से कम सरकार बोले। ये आदत कम से कम विपक्ष बनाए, ये मेरा सोचना है। ये आदत कम से कम बनाए। भारतीय जनता पार्टी अपना जगह में क्या किया नहीं किया मैं आपको बोलने चाह रहा हूं, परंतु सरकार को ओवरटेक करके सरकार को भी बिल्कुल भी सिरों नहीं जाना है। वो कोर्ट ने किया है, ऐसा विपक्ष का कहना है। मैं अभी का कुछ बिंदु आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं। अभी आप सभी को मालूम होगा कि मार्च महीना का 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को अंडमान निकोबार का जो राज्य कर्मचारी जो महासंघ है, राज्य कर्मचारी महासंघ के ओर से एक प्रोटेस्ट म्युनिसिपल के जो हमारे डीआरएम है, अन्य जो डीआरएम है, उनको लेके एक बड़ा प्रोटेस्ट पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। और उस प्रोटेस्ट में हमारे विष्णु जी भाग लिया, हमारे
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय विशाल जोली जी ने भाग लिया और उनका भाग लेना मेरा भाग लेना समान है। तुरंत हमारे माननीय विशाल जोली जी ने चीफ सेक्रेटरी साहब से उसी दिन उन्होंने बातचीत किया। बातचीत करके दोबारा फिर जो हमारे डीआरएम का मजदूर लोग थे उनका समझ जाके सारा विषय को उन्होंने रखा और अभी जाके उस समय चीफ सेक्रेटरी साहब का जो कमिटमेंट रहा, चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत ही पॉजिटिवली ये काम को करने का एश्योर किया था और उसके बाद अभी अभी यानी कि मैं 8 मई का बात कर रहा हूं, 8 तारीख को फिर से एक बार हमारे माननीय विशाल जोली जी ने गवर्नर साहब से मुलाकात किया, इस दिशा में बातचीत किया। अब सभी को मालूम है और गवर्नर साहब से बातचीत करने के बाद में 9 तारीख को तुरंत इसका ऑर्डर होता है, जो भी लेफ्ट आउट डीआरएम का पोस्ट है उनको 138 करने के लिए ये ऑर्डर होता है। मित्रों, अभी मैं इतना आपको बोलना चाहता हूं, आज विपक्ष का जो चर्चा है, विपक्ष में भी चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे सीपीआईएम पार्टी हो, उनका भी इनिशिएटिव होगा, उन्होंने मेहनत की होगी, लेकिन हमारा जो ड्यूटी था, भारतीय जनता पार्टी रोलिंग पार्टी सत्ता में काम कर रही है, हमारा जो ड्यूटी था, हम लोग बाकायदा मैं माननीय विशाल जी, माननीय विष्णु जी कुछ महीना पहले माननीय अमित शाह जी से मिले दिल्ली जाकर और उनका समक्ष दीपो का बहुत सारे ज्वलंत मुद्दा का बारे में हम लोग बातचीत किया। उनका निवारण करने के लिए बहुत लंबी समय माननीय अमित शाह जी के दफ्तर में करीब 2-2.5 घंटा का समय हम लोगों को दिया गया था। उसके पश्चात अमित शाह जी का दौरा हुआ दीपो में और फिर अमित शाह जी का साथ में जो हमारे कोर कमेटी का जो मीटिंग था, उस कोर कमेटी का मीटिंग में भी हम लोग विस्तारित रूप से बहुत सारे विषय को उठाया और उसमें जैसा कि आप जानते हैं म्युनिसिपल का फंड देने का हम लोग मांग किया था, वो भी माननीय अमित शाह जी का आशीर्वाद से वो काम भी हुआ है। दक्षिण अंडमान के जिला परिषद का फंड बढ़ाने का, फंड देने का काम, वो भी माननीय अमित शाह जी का आशीर्वाद से काम भी हुआ है। उसमें भी हम लोग 138 का मुद्दा को उठाया और कभी भी हम लोग कोई भी काम किया है तो हमेशा मीडिया बंधुओं को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और समाज को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी हर दिशा में काम कर रही है। और रहा बात 138 का, इसमें भारतीय जनता पार्टी कभी भी पीछे नहीं गया। 2017 में भी अपना सरकार था, उस समय रेगुलराइजेशन का काम, उस समय 138 करने का काम हम ही लोगों ने किया है और आज सत्ता में हमारा सरकार है, आज भी 138 करने का काम हम लोगों ने अपना तरफ से जितना कोशिश करने का था कोशिश किया है। और इसमें मैं मानता हूं जो मजदूर भाई लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत भारी संख्या में मजदूर भाई बहन का अंदर में एक खुशी, एक उल्लास और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने जय जयकार भी कर रहा है। और समाज का बहुत बड़ा आंख होता है, सभी लोग इसका विटनेस है। आज मजदूर भाइयों का क्या कहना है और भारतीय जनता पार्टी का ऊपर में एक बड़ा विश्वास उनको जगा है। अब जो 9 तारीख को ऑर्डर हुआ और ये उनका आंख का सामने हुआ, कौन पार्टी निरंतर उनका साथ में जाके उनको सहयोग करने का काम किया है, इसमें कोई छुपाने वाला बात नहीं है। आज अगर कांग्रेस पार्टी उसका साथ में होता, आज अगर सीपीएम पार्टी उनका साथ में निरंतर होता तो जरूर अपना मुंह से वो लोग ये शाबाशी देते कि कांग्रेस और सीपीएम हमारा साथ में थे, हमारा साथ में आंदोलन में खड़ा हुआ।
लेकिन आज वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का प्रशंसा कर रहा है, हमारे सभी नेताओं का प्रशंसा कर रहा है और उनको विश्वास भी हुआ है कि इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी खुला दिल से काम किया, खुला दिल से काम कर रहा है और खुला दिल से आगे भी काम करेगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है आप सभी से, ये जो हमारा स्पष्ट जो बात रहा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य था कि 138 को लेके जो सच्चाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तमाम लोगों को मालूम होने का आवश्यकता है, वो आपका माध्यम से द्वीपों के सभी लोगों को इसका जानकारी मिले और आप सभी ने शॉर्ट नोटिस में हम लोग बुलाते साथ आप सभी ने आए हैं। मैं हृदय से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अब हमारे जो कैंपेन कमेटी का जो चेयरपर्सन है अरविंद राय जी, उन्होंने आप सभी को इस मुद्दे के ऊपर में संबोधित करेंगे और उसका आगे आपका कुछ क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग करेंगे। और मीडिया बंधुओं, मैं पॉइंट में आने से पहले सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल श्री डी.के. जोशी जी, मुख्य सचिव केशव चंद्र जी, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने वर्षों के बाद में अंडमान निकोबार आइलैंड का जो मजदूर वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, उनके बीच में एक खुशी का लहर दौड़ा है। हमारे अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी ने आपको एकदम विस्तार से बताया कि किस तरीका से कितने संघर्ष के बाद में ये जो 1/3 का जो मामला है, जो डेली रेटेड में लोग काम करते थे, उनको 1/3 किया गया। फिर भी मैं कुछ रोशनी इसमें डालना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों को बताया गया है कि 1988 में भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था। तो मैं आपके माध्यम से मैं उन राजनीतिक दलों से ये प्रश्न करना चाहूंगा कि आज जो आप श्रेय लेने की दौड़ में दौड़ रहे हो, ये जो 80-8 का जो सर्कुलर था, ये क्या था? उसमें एकदम क्लियर कट बताया गया था कि कोई भी मजदूर एज ए डेली रेटेड नॉन स्टॉप 240 डेज कवर कर लेता है तो हकदार हो जाता है कि उस डिपार्टमेंट में कंटिन्यू करने का। मगर 1988 के बाद से लेकर के 2014 तक किसी भी सरकार ने यह विचार नहीं किया, सोचा नहीं कि मजदूर के बारे में क्या किया जाए। जहां तक मुझे जानकारी है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ये जो डेली रेटेड का फैशन था 1947 के बाद से चला आ रहा है। जो सरकार रही कांग्रेस की सरकार, लोगों का शोषण हर तरीके से करते आई, बट आज बात है कामगार मजदूरों का, डेली रेटेड मजदूरों का। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कई ऐसे मजदूर हैं जो डेली रेटेड में काम करते हुए या तो रिटायर हो गए या तो काम करते हुए उनका निधन हो गया। ना उनके परिवार को कोई बेनिफिट मिला, ना सरकार से कोई सहायता मिली, मगर उन्होंने बढ़ चढ़ करके डेली रेटेड मजदूर ने अंडमान की तरक्की में, अंडमान का डेवलपमेंट में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मगर 2014 के बाद में जिस तरीके से देश का राजनीति मजदूरों के प्रति जिम्मेदारी, मोदी जी आने के बाद में जो परिवर्तन आया, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से हमारे जनताओं को, अंडमान निकोबार आइलैंड के लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे आपको पता है कि कामगार मजदूर 2014 तक डेली रेटेड में काम करते थे। 2017 में पहली बार 1/3 किया गया। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि
जो 14 के बाद में 2017 में जो इनको रेगुलर किया गया, 1/3 किया गया, उस समय देश की सरकार किसकी है? मोदी जी की सरकार आने के बाद में कामगार मजदूर के बारे में विचार किया गया। 2017 में एक जत्था को किया गया। अभी हमारे अध्यक्ष ने बताया कि 9 तारीख को इसी महीने में दूसरा तमाम बाकी डिपार्टमेंट को मिला करके फिर 1/3 किया गया। और उसके बाद हुआ क्या? होड़ सा लग गया। खुशी किसी को नहीं हुआ। जो अपने आप को मजदूरों की पार्टी बताते हैं, जो अपने आप को किसान की पार्टी बताते हैं, ना उनमें खुशी का लहर दौड़ा, ना किसी अन्य पार्टी में खुशी का लहर दौड़ा। बस उनका कोशिश ये होता गया कि किस तरीका से मजदूरों को मिसगाइड करके, उनको रास्ता भटका करके कुछ ऐसा करे जैसे रोक दिया जाए। मुझे ज्ञात है, आज से 25 साल पहले मेरीन डिपार्टमेंट में कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करते थे। उस समय मजदूरों ने आंदोलन किया। वो पूरा मजदूरों का आंदोलन था, किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं था। उस समय का प्रशासन को उनके सामने में झुकना पड़ा। प्रशासन झुकने के बाद में बोला ठीक है कि मैं भाई मेरीन के जो मजदूर हैं उनको रेगुलर कर देता हूं। उस समय यही INTUC जो कांग्रेस का ट्रेड यूनियन विंग है, एक चिट्ठी देता है प्रशासन में कि आपको अगर रेगुलर करना है तो जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी लोग वहां काम करते हैं, सबको रेगुलर करना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, ये कोर्ट का मैटर भी होगा, सामाजिक मैटर भी होगा। अगर उस समय कांग्रेस उस पर हस्तक्षेप नहीं करता, उसमें अड़ंगा नहीं डालता, मेरीन के लोगों का अगर वहां पे रेगुलर हो गया होता, तो उस बात को लेकर के हम दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाकर के उसी मुद्दे को लेकर के, जैसे हाई कोर्ट एक जजमेंट देता है या सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है, तो हम लोगों को उसी मुद्दे को लेकर के कोर्ट में जाकर के केस लड़ने का दरकार नहीं होता। वो जजमेंट को लेकर के हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई आप कर लो। मैं वो मुद्दा को इसलिए यहां पे उठाया हूं कि जो तमाम राजनीतिक दल है, उनका मकसद ये नहीं होता है कि कामगार लोगों का जो काम है, मेहनत है, उनका कोई निर्णय निकले। उनका ये होता है कि चीज को कैसे लंबा खींचता जाए, उनको कैसे हमारे पास भीड़ बना करके रखा जाए, टाइम टू टाइम अपना राजनीतिक मकसद के लिए किस तरह उनका इस्तेमाल किया जाए। मगर 2014 के बाद में, जैसे मैंने बताया, देश की परिस्थिति बदल चुकी है, काम करने वाली सरकार आ चुकी है। मोदी जी सामने देख के, ऊंचा देख करके, आगे देख करके चलते हैं, लोगों के साथ में चलते हैं, लोगों का तकलीफ को, दुख दर्द को समझते हैं। देखिए, कोर्ट का डिसीजन आना एक अलग बात है। ऐसे कई हाई कोर्ट का डिसीजन आकर के यहाँ पड़ा है जिसके ऊपर में प्रशासन इंप्लीमेंट नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, डबल बेंच में चला जाता है, हो सकता है ये केस भी डबल बेंच में चला जाता। मगर हमारे पार्टी के नेताओं ने, जैसे हमारे अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी ने बताया कि विशाल जी, अजय जी, ये जब मुख्य भूमि के दौरे पे थे, होम मिनिस्टर से बातचीत हुआ। होम मिनिस्टर से बात होने के बाद में प्रधानमंत्री के पास में बात को पहुंचाया गया। फिर उनका बात हमारे प्रशासन के साथ में हुआ। उसी के बीच में हमारे जो कामगार यूनियन है, मजदूर संघ है, राज्य कर्मचारी महासंघ है, PWD में जो हमारा यूनियन है, म्युनिसिपल में जो हमारा यूनियन है, इन्होंने एक बहुत बड़ा धरना अभी कुछ महीने पहले किया। तो ये देख करके प्रशासन को मानना पड़ा, क्योंकि देखिए हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। प्रशासन वही करता है जो मजदूर मांग करता है, डेमोक्रेटिक तरीके से। हमारे नेताओं ने बहुत खूबसूरती से प्रशासन के सामने रखा। तो 2017 में जिस तरीके से उन लोगों ने 1/3 किया, उसको आकर के फिर दोबारा 2023 में बाकी लोगों को करना पड़ा। इनका श्रेय दूसरे लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई उसमें परेशानी नहीं है। हमारा काम है काम करना, हम काम करके जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो हो गया 1/3 का। आप लोगों के माध्यम से मैं तमाम जनता को और मजदूर वर्ग को बताना चाहूंगा, और अब तक मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि कैसे काम होता है। सरकार जिसकी है, अब इतना बड़ा फाइनेंशियली डिसीजन अगर हमारा गवर्नर साहब को लेना है, तो बिना प्रधानमंत्री से, बिना हमारा होम मिनिस्टर से बात करे, बिना उनका कंसर्न लिए नहीं हो सकता है। तो ये हमारा सरकार का रजामंदी था कि इन लोगों को 1/3 दिया जाए।
अगर मोदी जी ये नहीं चाहते, बोल देते सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। मगर हमारा जो सरकार है हमेशा मजदूरों के साथ में रह करके चला है। अभी उसके बाद में मैं बाद में आऊंगा, मगर सबसे पहला मैं खंडन करना चाहूंगा कि जो अपने आप को मजदूरों की पार्टी बताती है सीपीआईएम, बाकी मुद्दे में बाद में आता हूं। देखिए, ये जो बैनर और पोस्टर लगा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं लगाया है। जैसे अजय दादा ने बताया कि तमाम मजदूर खुशी से लड्डू लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आ गए, गले मिल रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि भाई हमारा इतना बड़ा रुका हुआ काम हुआ, हमारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है। वो खुशी मना रहे हैं। खुशी से उन लोगों ने पोस्टर लगाया जिसमें मोदी जी का भी फोटो लगाया। मोदी जी का क्यों ना लगाए? क्या परेशानी है बाकी राजनीतिक दलों को मोदी जी के पोस्टर लगने से? मगर सीपीएम के एक लोगों ने ऐसे बयान दिया, मैं उसको दोहराना चाहूंगा। दोहराना इसलिए मैं चाहूंगा कि देश की जनता इस बात को समझे। एक वक्ता वहां पे कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मोदी जी का फोटो का पोस्टर का जरूरत क्या है? क्या ये मजदूर आईएएस लेवल के होंगे? क्या आईएएस ऑफिसर होंगे? या मोदी जी मजदूर के लेवल के लिए आ गए? ये बड़ा दुखद और दुख पहुंचाने वाला बयान है। देखिए, देश का विकास, देश का विस्तार जिस तरीके से आईएएस करता है, उससे और या उससे ज्यादा एक मजदूर का हाथ होता है। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको ये बात पहुंचाना चाहूंगा, मोदी जी हमेशा जमीन में ही रहे हैं, जमीन से उठ करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनका जितना साथ आईएएस के साथ है, उससे ज्यादा साथ हमारे मजदूरों के साथ में है। आप लोगों ने देखा होगा कि देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री था जिसने मजदूर का पैर को धोया। 1947 के बाद में मैं पूछना चाहूंगा कि एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने देश के मजदूर का पैर को धोया हो। हम देख रहे हैं आज तक बाप की उम्र का, दादा की उम्र का जाकर के राहुल गांधी का पैर छूता है, मगर मोदी जी का कोई पैर छूने आने से पहले माता और बहनों के पैर में जाकर के हाथ जोड़ के, ये हम सब देखते हैं, आप भी देखते होंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिर्फ वोट लेने के लिए, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को इतना गिरा देती है। तो इसका मैं खंडन करता हूं कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता, काम से बड़ा छोटा नहीं होता, हम सब एक है। तो ये मुद्दा हो गया सर हम लोगों का जो 1/3 का था। उसी के बीच में कांग्रेस ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुद्दा तो उनका बहुत कम था, मगर खिसियानी बिल्ली जो खंबा नोचती है, मुझे ज्यादा वो नजर आया कि जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चिढ़ करके किया गया हो। कांग्रेस के अध्यक्ष ने बार बार बोला, हम लोगों ने आंदोलन किया, हमने आंदोलन किया, मैंने आंदोलन किया। मुझे जहां तक याद है, जब से हमारे अध्यक्ष जो कांग्रेस के रंगलाल जी आए हैं, पहले तो आंदोलन होते ही नहीं था। कुलदीप जितने दिन अध्यक्ष रहा पार्टी का, कभी ना सोनिया गांधी के लिए आंदोलन किया, ना राहुल गांधी के लिए आंदोलन किया, ना अपने लिए आंदोलन किया, ना जनता के लिए आंदोलन किया। किसी मुद्दे पे आंदोलन नहीं किया। 2004 में सुनामी आया, वो कहीं और गैप था। कोरोना आया, वो यहाँ पे था नहीं था। आज पानी का समस्या, कोई भी समस्या के समय में वो दिखाई नहीं देता था। हाँ, रंगलाल ने और उनके मीडिया चेयरपर्सन ने आंदोलन किया, मगर क्या आंदोलन किया वो आपको समझने का जरूरत है। नेशनल हेराल्ड केस आप लोगों को मालूम होगा। नेशनल हेराल्ड केस में बार बार सोनिया गांधी को बुलाया जाता था ईडी के द्वारा, राहुल गांधी को बुलाया जाता था। तब कांग्रेस पार्टी ने रोड में उतर करके आंदोलन किया कि ईडी क्यों बुलाती है, सीबीआई क्यों बुलाता है, केस उनके ऊपर भी क्यों चलता है। नेशनल हेराल्ड केस में उनको जमानत में बाहर आना पड़ा। तब कांग्रेस ने पार्टी ने आंदोलन किया सोनिया गांधी जी के लिए और राहुल गांधी जी के लिए। उसके बाद में आया जो अभी जजमेंट हुआ, कन्विक्शन हुआ राहुल गांधी को, तब सत्याग्रह किया। सत्याग्रह तो देखिए हम लोग हिस्ट्री में पढ़े, जानते हैं कि देश की आजादी के लिए सत्याग्रह किया गया था, महात्मा गांधी ने किया था। मगर ये पहली बार वही कांग्रेस जो देश की आजादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस अपने आप को बोलती है। वैसे आजादी के लिए तो वो नहीं लड़े, आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस लड़े, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु लड़े, ऐसे तमाम नेता जिनके नाम कांग्रेस ने इतिहास से मिटा करके रखा है वो लड़े।
मगर अपने आप को जो राजनीतिक देश की आजादी के लिए लड़ाई के लड़ने वाली पार्टी बताती है, वो सत्याग्रह को लेकर के पहली बार करप्शन को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पहली बार रोड में उतर के आई। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कांग्रेस किस दशा में जा रही है और इनका जो हाल है क्या हाल है। तो दूसरा बात उन्होंने बोला, बार बार हम सुनते हैं कि मोदी जी ने एयरपोर्ट बेच दिया, मोदी जी ने रेलवे बेच दिया। तो मैं दो छोटा सा पॉइंट, क्योंकि देखिए पॉइंट उनका जो जवाब है, आज जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो छोटा सा जवाब उनको देना होगा। ये जो रेलवे वाला मामला है, ये आज आपके हाथ में पूरा इंफॉर्मेशन रहता है, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो ये रेलवे वाला जो मामला है, एक IRCTC एक संस्था है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1999 में। 1999 में मेरे ख्याल से बीजेपी का सरकार नहीं था। ये 1999 में जो एस्टेब्लिश होने के बाद में ये संस्था चलती थी, जिनका रेलवे देखरेख करता था, तकरीबन 20 करोड़ का मुनाफा ये दिखाया करती थी। मगर 2014 आने के बाद में मोदी जी ने निर्णय लिया, देश गरीब के साथ में बिजनेस वर्क में भी बढ़ता गया, हमारा GDP भी बढ़ता गया, हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपने आप में बढ़ते गए। तब IRCTC के साथ में साझा करके बाकी का प्राइवेट कंपनियों ने काम किया, जिसका मुनाफा अभी 20,000 करोड़ में जा रहा है। अब सुनते होंगे दूसरी राजनीतिक पार्टियों को कि हमारा रेलवे मुनाफा में नहीं है, उसको बेच दिया गया है। तो हम लोगों ने जो अभी अडानी ले रहा है या अंबानी ले रहा है, ये प्राइवेट से ही ले रहा है, किसी सरकार ने नहीं बेचा है। इन लोगों ने तो प्राइवेटाइज 1919 में कर दिया था। उसके बाद में आया एयरपोर्ट का मामला, बोला दिल्ली एयरपोर्ट बेच दिया। दिल्ली एयरपोर्ट में आपको बताना चाहूंगा 2008 में GMR ग्रुप के पास में था। GMR ग्रुप भी वही नुकसान में जा रहा था, कोई फायदा नहीं था। उसके बाद अडानी ने उससे लिया, भारत सरकार से नहीं ले रहा है। और दूसरे जो पार्टी जो ग्रुप्स है, प्राइवेट ग्रुप्स है, जिसको कांग्रेस ने दे रखा था, प्राइवेटाइज कर रखा था, उनसे ले रहा है। मगर देश में झूठा माहौल फैलाया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी पार्टी ने प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसी तरह कोचिन का 1999 में दिया, हैदराबाद 2002 में दिया। ये तमाम जितने एयरपोर्ट है पहले दे दिया गया था। उसके बाद भास्कर जी ने बोला, जैसे अभी कैंबल बे का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ला रही है, जिसमें हमारे नेता विशाल जी ने बोला कि सिक्योरिटी का मामला है। तो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस के, उन्होंने बोला कि भाई रोस आइलैंड को दूसरे के हाथ में दे दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, सिक्योरिटी क्या होगा। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, जब भूपेंद्र सिंह अंडमान निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वाइपर आइलैंड जो जंगली घाट के पीछे में है, जहां पे पहला जेल बनाया गया था, जो हमारे लोग शहीद होते थे, ब्रिटिश फांसी देता था, वहां पे उनको ले जाकर के फांसी दिया जाता था, उसको प्राइवेटाइज कर दिया। उसके नाम से 50 यार्ड मरीना बनाने का बात करा। किसने किया? वहां से क्या है आपको देखना पड़ेगा, चातम जेट्टी है, हैडो जेट्टी है, वहां पे आपका नेवल जेट्टी है, फ्लोटिंग डॉकयार्ड है, वहां चले जाओ डंडस पॉइंट जेट्टी है, बम्बू फ्लैट जेट्टी है। वो तमाम होने के बाद में जाकर के IOC आता है, IOC के बाद में वाइपर आइलैंड आता है। उसको किसको दिया था? 50 याच मरीना को। वो क्या होगा याच मरीना? तमाम फॉरनर से जितने भी जो याच लेकर के आते हैं, वो जाकर के वहां पे ठहरेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, देश का सिक्योरिटी को खतरा नहीं था? हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ने खुद, मैंने 7 महीना हम लोग सेक्रेटरीट के सामने में धरना करे। राजनाथ सिंह वहां से आते, दिल्ली से आते, तब हमारा सरकार नहीं था। राजनाथ सिंह अबरडीन जेट्टी से बोट में चढ़ के जाते हैं वाइपर आइलैंड देखने, वहां घूमते हैं, उनको दिखाया जाता है कि ये जेट्टी चातम जेट्टी है, ये हेडो जेट्टी है, ये आपका फ्लोटिंग डॉकयार्ड है, ये आपका IOC का पेट्रोल यार्ड है, ये आपका डिफेंस यार्ड है, ये डिफेंस जेट्टी है।
उनको बताया जाता है, ये जाकर के जब पार्लियामेंट में बात रखते हैं, वहां पे बात रखते हैं, तब उनको विड्रॉ किया जाता है। और ये बात करते हैं क्या, जो अंडमान की सुरक्षा का, क्रॉस आइलैंड डिफेंस के हाथ से अगर जाकर के प्राइवेटाइज कर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, तो सरकार ने फैसला लिया है जिसने पूरा डॉकयार्ड को फ्लोटिंग डॉकयार्ड को खतरे में डाल दिया, वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से अंडमान के लोगों को बताना चाहता हूं। तमाम जितना झूठ फैला सकते हैं लोग फैलाते हैं मीडिया के सामने में। देखिए, मोदी जी ने पहले भी मैंने बताया था कि मीडिया दिया है, हम लोग जनता के सामने आप लोगों के द्वारा बहुत आराम से अपनी बात को पहुंचा देते हैं। तो इसी तरीके से लोग कोशिश करते हैं कि भाई हम भी अपना बात को रख करके गुमराह करें। तो मगर हमारे देश की जनता, अंडमान की जनता बहुत समझदार है, ये जानती है कि क्या चल रहा है देश में, क्या नहीं चल रहा है। तो सुरक्षा का बात इनको करने का कहीं से भी कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। तो इसी के बाद में फिर उन्होंने बात किया, जैसे अभी हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने एक समर्थन मूल्य दिया है कोपरा का, जो कई सालों से नहीं था। ये एनकोफेड में क्या होता है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि मैं 20 साल पहले उसको लेकर के मैंने आंदोलन भी किया था। विशाल जी ने बोला कि भैया जो भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो पैसा दिया है 103 या 106 रुपए कुछ दिया है पर केजी कोपरा का, इसमें किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। इसमें जो किसानों का जो समर्थन मूल्य है बराबर मूल्य मिलना चाहिए। तो कांग्रेस के लोगों ने बताया भाई शोषण कैसे होगा, पहले आपको शोषण नहीं दिखाई दिया। ये मेरे ख्याल से दोनों नए हैं अभी राजनीतिक में, रंगत से भाई साहब आए हुए हैं, और भास्कर जी भी ज्यादा बिजनेस में रहे, उनको पता नहीं है शोषण कैसे होता है। मैं बताना चाहता हूं, देखिए नेफेड जो संस्था है ये समर्थन मूल्य देती है, और एनकोफेड है नेफेड के द्वारा चलाई जा रही है। पैसा एनकोफेड को नेफेड देता है। एनकोफेड का काम है जहां पे जिस आइलैंड में किसान का फल होता है, कोपरा होता है या बाकी जो भी चीज समर्थन मूल्य में लाया गया होता है, इनको अपना जा करके वहां पे एक सब सेंटर रख करके वहां से खरीदना पड़ता है। मगर ये शुरू से उल्टा करते आई, किसान को बोलती है कि आप अपना कोपरा ला करके एनकोफेड में बेचो। किसान अपना गाड़ी का भाड़ा देता है, लेबर देता है, कूली देता है, वहां से कोपरा लेकर के आ जाता है, ला करके नेफेड में बेचता है, ये आपका एनकोफेड में। एनकोफेड में जब वजन किया जाता है, कोपरा को देखा जाता है, तो वहां के अधिकारी एक बात बोलते हैं कि भाई ये ड्राई नहीं हुआ है, ये आपका जो कोपरा है ये गिल्ला है। 1 केजी मगर आ रहा है, इसका 1 केजी हम लोग आपको नहीं दे सकते, इसको आधा केजी हम लेंगे। क्यों लेंगे? ये जाते जाते सूख जाएगा। मगर नेफेड का निर्देश क्या है, एनकोफेड का काम क्या है? इनके लोग जाए गांव में, किसान का माल ले, देखे सूखा है नहीं सूखा है, टेस्ट करे, नहीं सूखा है तो उनको बोले वहां सुखाए, वहां से खरीद के लाए। मगर किसान बेचारा क्या करता है, माल तो जैसे छोलदारी से ले आया, कृष्णाबाद से ले आया, गाड़ी का भाड़ा दिया, लेबर दिया, ला करके एनकोफेड में बाजार में उतारा, अब वापस कैसे लेके जाएगा? तब उसके साथ में मांडवाली होता है, भाई हम इसका 50 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। विशाल जी ने उस बात को बोला, भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को बोला कि जो समर्थन मूल्य है वो मूल्य को बराबर दिया जाए। मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन से आग्रह करना चाहूंगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आग्रह करना चाहूंगा, चीफ सेक्रेटरी जी से आग्रह करना चाहूंगा, जो भारत सरकार ने किसान का कोपरा को प्रिक्योर करने के लिए समर्थन मूल्य दिया है, इसका भरपाई, इसका पैसा बराबर उनको दिया जाता है नहीं दिया जाता है, इसके ऊपर में एक नजर बनाए रखे। क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार 47 से लेकर आज तक कहां पहुंचा वो आपको, हमको सबको मालूम है। हम लोग जो यहां से बात करके भारतीय जनता पार्टी के मंच से खड़ा होकर के आपके द्वारा बात करते हैं, ये बात में कहीं दो राय नहीं है, कोई गलत बात नहीं होता। पिछली बार बताया था कि भाई कहां नेफेड का जो समर्थन मूल्य है, कहां पे एनकोफेड क्या कर सकता है, मैंने आपको विस्तार से बता दिया। ये सूखा गिल्ला का वहां पे खेल खेल करके वहां पे जो किसान है उसका शोषण करेंगे। तो एक बात ये हो गया। दूसरा बात, संसद अवार्ड का बात हुआ, रंगलाल जी ने बहुत जोर बोला हमारा संसद है। अरे भाई आपका भी संसद है, आप लोग हमारे प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, मगर हम लोग अंडमान का संसद तो अपना संसद मानते हैं। तो मैंने तो मजाक में नहीं, मैं तो एकदम एग्जाम्पल दे करके बोला कि संसद रत्न अवार्ड क्या है, किस लिए मिला।
देखिए, भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिलता था। अटल बिहारी वाजपेयी भी जाकर के यूएनओ में वो देश का नेतृत्व करते थे, वो अलग चीज था। मगर ये पिछली बार मैंने बताया था, ये सिर्फ अटेंडेंस का है। आप कितना क्वेश्चन करते हो। अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके सांसद में सिर्फ क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि उसके पास में ताकत नहीं है, उसके पास में दम नहीं है कि यहाँ पे प्रशासन के खिलाफ में बात करे, हमारा जो समस्या है उसके खिलाफ में बात करे। बत्ती का समस्या है, जो भी समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी का समस्या है, पानी का समस्या है, बात करे ना। पिछली बार भी मैंने बताया, हर चीज को अपने ऊपर ले रहा है कि भाई मैंने कराया। अभी ये भी मानो, आपने बोला ना कि भाई मैंने रटलैंड प्रोजेक्ट कर दिया, अभी भी मान लो आप फेलियर हो गया, पानी नहीं मिल रहा, उसका जिम्मेदार आप हो, प्रशासन नहीं है, मॉनसून नहीं है, आप हो उसके जिम्मेदार। तो ऐसे तमाम कई सारा बात को ये लोग सामने रखते हैं। दूसरा, बातों बातों में रंगलाल जी ने यह भी बोला, भाई मैंने प्रशासन के ऊपर में इतना सारा बात बोल दिया, मेरे ऊपर तो एफआईआर होगा। जाते जाते भास्कर जी ने भी बोल दिया, मेरा कुछ ना कुछ बंद हो जाएगा। दोनों अच्छे लोग हैं, मित्र हैं, हम लोग तो राजनीतिक हम लोगों का विचारधारा अलग है, मगर किसी से दुश्मनी नहीं है। मगर मैं यहाँ से आप इसको उनको आगाह करना बोलिए या उनको सजेशन देना बोलिए। देखिए, ना मोदी जी, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर, ना चीफ सेक्रेटरी, कोई भी आपके खिलाफ में काम नहीं करता, ना भारतीय जनता पार्टी, ना अजय दादा, ना विशाल भाई, ना कोई और। आपके खिलाफ में काम कर रहा है आपके पार्टी के लोग। अगर आपका होटल में रेड होता है तो आप ये पता करो कि किसने साइन करके कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ में दिया। रंगलाल जी के ऊपर में एक केस था करप्शन का, जब प्रधान थे, जैसे ही प्रेसिडेंट बन के 5 दिन नहीं होगा, कोर्ट में केस चला जाता है, कन्विक्शन हो जाता है, रंगलाल जी कन्विक्टेड हो जाते हैं। और रंगलाल जी खुद बोलते हैं कि 16 साल में कुलदीप भैया के साथ में रहा, भक्ता दादा के खिलाफ में कुलदीप भैया का साथ दिया, मगर आज हम प्रेसिडेंट बन गया, कुलदीप भैया 16 दिन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो आप लोगों को खतरा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वेष की राजनीति नहीं करती है। आपके होटल में रेड हो, आप पता करिए कौन करवा रहा है, आपको मालूम है कौन करवा रहा है। रंगलाल जी का कन्विक्शन होता है, उनको मालूम है कौन करवा रहा है। मगर 2024 आ रहा है, 2024 में वहां भी कुछ लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का सपना देख रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पिछली बार हम लोग बने ही गए थे, बताए ना, एकदम सिंपैथी वोट लेकर के भाई साहब ले गए, चलो ठीक है जाने दीजिए। मगर खतरा आप लोगों को हमसे नहीं है, खतरा आपको आपके लोगों से है। तो ये गलत बात बोल करके प्रशासन के खिलाफ में एक शगुफा मत छोड़िए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बात मत करिए। खतरा आप लोगों के साथ में, उसको आप देखिएगा। तो उसके साथ में इन लोगों ने बात किया कि ये जो जमीन का जो रेट है, ये बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने किया है, अगर बीजेपी कर सकता तो आपके पास में कोर्ट है, आपने कोर्ट में गया ना। जिस चीज को लेके आपको कोर्ट में नहीं जाना था, 100% रिजर्वेशन को लेकर के, 100% रिजर्वेशन को लेकर के भास्कर जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट में गया अंडमान की जनता के लिए। मैं तब भी एक आर्टिकल उसके पोस्ट आने के बाद में लिखा। आप सोच के देखिए, 100% जॉब रिजर्वेशन ये पार्लियामेंट का काम है। अगर हम लोग अच्छी तरीके से चीज को तैयार करके पार्लियामेंट को अगर कन्विंस करने के लिए सक्षम होते हैं तो हमको 100% जॉब रिजर्वेशन मिल जाएगा। मगर ये कोर्ट में जाते हैं, अगर कोर्ट ये बोल देता है, देखिए हाई कोर्ट ने तो हमारा किस्मत अच्छा है, हाई कोर्ट ने उसका जो एप्लीकेशन उसको खारिज कर दिया। अगर हाई कोर्ट ये बोल देता कि नहीं भाई, भारतवर्ष से कहीं भी कोई भी जाकर के काम कर सकता है, ये हमारे युवाओं को, हमारे यूथ को, हमारा आंदोलन का रास्ता को बंद कर देते। देखिए ये छोटा सा पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि देखिए आप लोग जितने मीडिया बंधु आए हैं, आप लोगों का ताकत है, आप लोगों को लोग सुनते हैं, प्रशासन सुनता है, देश में चौथा स्तंभ आप लोग हैं।
मगर ये आजकल ऐसे हो गया, कोई भी बुलाओ कुछ भी बात कर दो, भाई मैंने हाई कोर्ट में गया है, मगर हाई कोर्ट में जाने का इसमें दरकार का क्या? अभी बोल रहे थे पिछली कॉन्फ्रेंस में, मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि अंडमान निकोबार भारत का अंग है, वहां कोई भी जाकर के नौकरी कर सकता है, अभी बताइए जो चीज हम लोग आंदोलन का रूप में ले सकते हैं, बच्चे आंदोलन कर सकते हैं, या इसको अच्छी तरीके से पेश किया जा सकता है, कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं। हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास में एक स्केच है कि कैसे हम इसको 100% जॉब रिजर्वेशन को यहां पे इंप्लीमेंट करवाए, और आने वाले समय में होगा, हो सकता है। मगर ये छोटा सा पब्लिसिटी के लिए मीडिया में आकर के बात बोलना, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ये गुमराह करना होता। तो मीडिया बंधु, तमाम सारी बातें हैं, चाहे वो सीपीएम हो, कांग्रेस हो, या और कोई लोग हो जो आकर के बात बोलते हैं, तो ये जो 1/3 वाला मामला है, सीधा सीधा आपको ये समझना पड़ेगा कि देश में जो भी तरक्की का बात होता है, खासकर से नौकरी का बात, ये प्रधानमंत्री और हमारा होम मिनिस्टर के नेतृत्व से, उनका डायरेक्शन से ही होता है। भारतीय जनता पार्टी, विशाल जॉली जी ने, हमारा जो जितना मजदूर संगठन है, राजकला का कर्मचारी संघ, पीडब्ल्यूडी का जितना जो कर्मचारी संघ है, अजय जी है, तमाम लोगों का जो मेहनत है, तमाम लोगों का लगन के बाद में इस चीज को हम लोग को प्राप्त हुआ। जब यहाँ पे आंदोलन चल रहा था, दादा अपने काम में थे, सुबह शाम वहां पे आपने देखा होगा हमारा विशाल जॉली भाई पीडब्ल्यूडी को, उनको भी जाकर के संबोधित करता था, प्रशासन के सामने में बात को रखा, मांग को रखा, या जाकर के म्युनिसिपल के कर्मचारी के वहां भी जाकर के मांग को रखा। तो ये सोचने समझने वाली बात है कि ये भाई कहां से हुआ, कैसे हुआ, ये आपको सोचना है। अब बात उन्होंने बोला कि भाई इसको रेगुलर करवाओ, ये कहां का एक सोचने वाले का आपको जरूरत पड़ेगा कि भाई अभी 2017 में जो जिन लोगों का 1/3 हो गया, प्रशासन उसको मूव कर रहा है कि रेगुलर कैसे किया जाए। अभी 2023 में जो हुआ, इनको डीए मिलेगा, नहीं साल में 2 बार डीए मिलेगा। इनका जो बोल रहे कि अंडरटेकिंग देकर के गए, वो प्रशासन देखेगा, हमारी संस्था देखेगी, हमारे लोग देखेंगे कि आगे जाके इसको कैसे करना है। तो मैं मोटा माटी आपको ये बोलना चाहूंगा कि इन तमाम पार्टियों से गुमराह होना हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। हमको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजदूर से लेकर, निम्न वर्ग से लेकर के ऊपर के वर्ग को साथ में चलता है। ये आएंगे, क्लेम करेंगे अपने आप को, कोशिश करेंगे बताने का। देखिए, हमारे साथ में जितना भी मजदूर वर्ग है, हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं। कोर्ट में जाना होगा तो वो भी हम जाएंगे। अभी यहाँ पे एक अंडमान में राजनीतिक पार्टी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ से, आप लोग समझदार है, समझ जाएंगे, देश की जनता समझेगी, अंडमान की जनता समझेगी। आज सुबह मेरी बात हो रही थी कि शुरू में जब इनका कलेक्शन किया गया, तकरीबन 23 लाख रुपए इनका कलेक्शन आया केस लड़ने के लिए। 1000 रुपया लिया गया, तकरीबन 5000 लोग थे। साल साल में 280 रुपया लिया जाता है एक एक लोगों से। अब ये मीडिया बंधु, आपको सोचना पड़ेगा कि एक केस को हाई कोर्ट में फाइल करके लड़ने के लिए क्या 23 लाख रुपया लगता है? अगर कोई मजदूर अभी जाकर के पूछे कि भाई वकील को आपने कितना पैसा दिया, जेरोक्स में कितना पैसा खर्चा किया, अभी गरीब का बात करते हैं ना, उनको एरियस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये पैसा उनका लौटा दो ना। अब राजनीतिक दल से आपको उनका वोट भी चाहिए, उनसे पैसे लेकर के आपको केस भी लड़ना है, फिर उसका आपको श्रेय भी चाहिए। होटल भी आपको चलाना है, बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, पार्टी है यहाँ पे अंडमान का, बार चला रहा है वहां पे, और उस बार में मजदूर जाके पीते हैं, शराब पीते हैं। मगर उनको आप मंच पे खड़ा होकर के पूछेंगे तो मजदूर को बोलेंगे भाई शराब पीना गुनाह है। बहुत बड़ा चल रहा है ना उनका। तो साथियों, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो 1/3 वाला काम है कैसे हुआ है, किस तरीके से विशाल जी ने मेहनत किया है, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की, तमाम एक एक जनता ने मेहनत की है, अजय बैरागी जी का मेहनत, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद, मजदूर के प्रति प्यार,
इनकी वजह से ये जो 1/3 हुआ है, और आगे भी जितना समस्या है हमारे मजदूर का, अंडमान के लोगों का, इसको भी हम लोग आने वाले समय में हमारे नेतृत्व के द्वारा इसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।